ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास टॉपिक था क्वांटम नंबर और चार क्वांटम नंबर के बारे में बात किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। राइट, इंफॉर्मेशन जो मिला वो मिला इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सेल में मौजूद सबसेल्स, सबसेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन। ये हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है। राइट, इसके अलावा हम लोगों ने एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और उनकी मस्ट अपोजिट स्पिन, राइट, इस पॉइंट के बारे में बात किया। ठीक है भाई, और मस्ट अपोजिट स्पिन इसको एक्सप्लेन किया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो यहां तक का इंफॉर्मेशन हमारे पास क्लियर है। हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सब सेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। राइट, हमने लास्ट क्लासेज में ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में भी थोड़ा बात किया। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मामला आता है एस सब सेल। राइट, आप सबको पता है भाई, जहां पर एल की वैल्यू 0 है, राइट, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एस सब सेल को। और जब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी यहाँ 0 ही होगी। राइट, और एम की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसमें एक ऑर्बिटल मौजूद होता है। तो जो एस सब सेल है वो पूरा एक ऑर्बिटल से मिलकर बना है। तो उस एक ऑर्बिटल की शेप के बारे में हमने लास्ट की बात किया कि वो एक ऑर्बिटल शेप में स्फेरिकल शेप, राइट, सिमेट्रिकल चारों तरफ बराबर। These are the 3 axes and this is the region where you can find an electron. ये वो ऑर्बिटल है जिसको आपने नाम दिया एस ऑर्बिटल, राइट, और इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। राइट, और क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हो ऑर्बिटल की डेफिनेशन, राइट, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। किसी भी एटम के अंदर वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसे ही ऑर्बिटल कहा गया है। राइट, क्योंकि ऑर्बिट तो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ था और ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसे ऑर्बिटल कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद हैं तो वो स्फेरिकल शेप के अंदर मौजूद होंगे जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। क्लियर है पॉइंट? अब मामला आता है भाई कि ये आपका अगर सेल के अंदर आप बात करो और सेल है आपका फर्स्ट सेल, सो n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल, ओके, l इज इक्वल टू 0, राइट, s सब सेल, m is equal to 0, one orbital, and that is s orbital. The point is clear, and this is the shape of this s orbital, spherical shape. Right? बोर्ड पे भले ही सर्कुलर बन रहा हो लेकिन आप समझिए ये स्फेरिकल शेप है। राइट, और स्फेरिकल जो शेप होता है वह इलेक्ट्रॉन कहीं भी मौजूद हो सकता है। जब आपने पी के अंदर बात किया था वो डंबल शेप था, राइट, लेकिन एस का जो शेप है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल, बिल्कुल बराबर चारों तरफ, जहां इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। सो दिस इज द पॉइंट फॉर वन एस सबसेल। वन एस सबसेल मींस फर्स्ट सेल में मौजूद एस सबसेल, राइट, सो वन एस सबसेल या एस ऑर्बिटल की शेप। लेकिन अगर आप बात करो जहां n की वैल्यू 2 थी, सीधा सा मतलब है वो आपका क्या था? सेकंड सेल था। अब सेकंड सेल था, L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब 0 है तो S सब सेल है और 1 है तो P सब सेल है। तो सेकंड सेल में तो 2 सब सेल हैं, SB और PB। अब S सब सेल जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है क्योंकि L की वैल्यू जहां 0 है वह M की वैल्यू 0 है, और जहां L की वैल्यू 1 है वह M की वैल्यू -1, 0 और +1। इस पर तो हम अलग से बात करेंगे P सब सेल के बारे में। अब मामला आता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2s को, फर्स्ट सेल का एस ऑर्बिटल, सेकंड सेल का। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कि सेकंड सेल में पहला रीजन 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है स्फेरिकल, और फिर 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है स्फेरिकल।
ये स्फेरिकल शेप है। दिस रिप्रेजेंट दिस पाथ, दिस पॉइंट where the probability of finding an electron is maximum, so it is S, right? और इस S के चारों तरफ ही ये वो रीजन है जो स्फेरिकल है, राइट? और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बस रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया भाई कि जो इनर वाला है वो 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो आउटर वाला है ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आउटर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2s को रिप्रेजेंट, राइट? जब भी आप बात करते हो किसी भी एटम के अंदर, तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के अंदर जाता है तो इसका मतलब फर्स्ट सेल और फिर उसके बाद सेकंड सेल। तो फर्स्ट सेल में भी ऐसे है और सेकंड सेल में भी ऐसा है। अब फर्स्ट और सेकंड सेल के एस के बीच में एक स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उस स्पेस को हम केमिस्ट्री में नोड कहते हैं या नोडल सरफेस। नोडल सरफेस किसी न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, उसे हम नोड या नोडल सरफेस कहते हैं। और नोड और नोडल सरफेस के बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि जब आप केवल किसी एटम के 1s ऑर्बिटल के बारे में बात करो, फर्स्ट सेल, तो आप केवल स्फेरिकल शेप ड्रॉ करोगे, राइट? द पॉइंट इज क्लियर? ओके। 1s spherical, and this is the region where we find an electron. The 2s represented by a region of finding electron, that is 1s. उसके बाद नोड जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और उसके बाद आपका 2s. This is the region. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s के अंदर तो नोड नहीं है लेकिन 2s के अंदर एक नोड मौजूद है, राइट? और वो 1s और 2s के बीच को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर क्लियर सा मामला है। अगर यही मामला 3s पे आ जाए, सो दैट इज ए स्फीयर ऑफ 1s, अगेन ए होलो रीजन, राइट? और उस होलो रीजन के ऊपर फिर से एक सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, राइट? दिस इज द रीजन वेयर यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन, राइट? दिस इज द रीजन 2s, और फिर से एक नोड मिलेगा और फिर से एक रीजन मिलेगा जहां फिर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, देखने में लग रहा है सर्कुलर है लेकिन है स्फेरिकल। दिस इज द रीजन, सो इट रिप्रेजेंट एज 1s, दिस रिप्रेजेंट द होल रीजन इज 2s एंड दिस रिप्रेजेंट द होल रीजन इज 3s। मान के चलिए कि एक आपका एक छोटा सा कोई भी बॉल है सर्कुलर, राइट? वो 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस बॉल को किसी फुटबॉल के बीचों बीच हम लोग किसी तरह से हैंग कर दिया, तो 1s आपका वो बॉल और फुटबॉल का जो बॉडी है पूरा जितना भी मटेरियल लगा हुआ वो 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उन दोनों बॉल के बीच में जो जगह है वो आपका नोड है, राइट? फिर मान लीजिए उस फुटबॉल को, उस बॉल को आपने किसी एक और बड़ी बॉल के अंदर हैंग कर दिया। अब पहली वाली बॉल 1s था, दूसरा वाला बॉल का जो सरफेस है वो जितना भी मोटा है वो आपका 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो एक नोड है। फिर जो बीच वाली बॉल है और बाहर वाला जो बॉल है, राइट? अब बाहर वाला बॉल का जो सरफेस है वो फिर से वो 3s को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच में स्पेस था वो एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो s है वो आपका स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, राइट? जैसे लोब्स में इलेक्ट्रॉन यहां या यहां, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, लेकिन यहां तो कहीं भी 1s के अंदर मौजूद हो सकता है, वो एक बॉल है। और दूसरी बात, जो s हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये हमने पहले भी बात कर लिया था कि इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। स्फेरिकल चीज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डंबल शेप एक्स एक्सिस की तरफ होगा, वाई की तरफ होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा, इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। लेकिन एक फुटबॉल है वो सभी एक्सिस की तरफ है, राइट? उसका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। तो दिस इज द सिंपल पॉइंट रिलेटेड टू एस सबसेट। अब मामला आता है भाई एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में समझ में आ गया आपको, राइट? आप इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जहां एस ऑर्बिटल से मिलके एस सबसेल बना है, पी ऑर्बिटल से मिलके पी सबसेल बना है, डी ऑर्बिटल जहां मौजूद है उसे ही डी सबसेल कहा गया है। बस इतना सा फर्क है कि पी ऑर्बिटल 3 है,
एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग। ये तीनों कलेक्टिवली मिलकर पी सब सेल बनाते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल हैं, वो पांचों ऑर्बिटल जैसे ही कलेक्टिव हो जाते हैं वैसे ही वो डी सब सेल बन जाता है। आप कभी टीचर सब सेल बोलेगा, कभी ऑर्बिटल कंफ्यूज मत होना, राइट। एस सब सेल है और वही एस ऑर्बिटल है, क्योंकि क्लियर है, क्योंकि उसमें और ज्यादा ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं होते हैं सब सेल के अंदर, लेकिन पी में तो 3 ऑर्बिटल मौजूद होता है। तीनों ऑर्बिटल्स जैसे ही कंबाइन हुए आप उसको पी सब सेल नाम दीजिए। जैसे ही डी के 5 ऑर्बिटल एक जगह कंबाइन हुए, क्लियर हो गया नहीं हो गया, आप उसको डी सब सेल नाम दीजिए। क्लियर हो गया। तो इस चीज को आप लोग पॉइंट आउट कीजिए और समझिए ध्यान से कि व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। अब मामला कि जहां एल की वैल्यू 1 थी वहां एम की वैल्यू -1, 0 और +1। इसका मतलब ये पी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। और अब पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल मौजूद है और तीनों जो है उनकी शेप डंबल शेप है। द शेप ऑफ ऑल दीज 3 इज डंबल शेप एंड दिस इज ए डंबल शेप। This is the double shape, right? But how these 3 are different from each other, right? जब सबकी डंबल है तो ये एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं? So it is simply represented as, let us suppose it is x axis, it is y axis and it is z axis. So जो x axis के along जिसकी डायरेक्शन होगी उस p ऑर्बिटल को नाम दिया जाएगा px, राइट। लॉब्स ऑफ डंबल इज अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर डंबल का लॉब आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो तो आप इसको नाम दीजिए पी वाई, और अगर डंबल का लॉब जेड एक्सिस के अलोंग हो तो आप उसको नाम दीजिए दैट इज पी जेड। दिस इज जेड एक्सिस। ठीक हो गया। तो 3 पी ऑर्बिटल्स पी एक्स, py and pz. Clear हो गया? Again, there is a region between these two where the probability of finding an electron is 0. Right? The region, ये वो region है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की probability 0 है। लेकिन आपको बताया कि नोड मॉडल के बारे में अलग से बात करेंगे हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। S की शेप स्फेरिकल है, राइट। S का एक ही ऑर्बिटल होता है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि 1s है, फिर 2s है, फिर 3s है, तो ये ऑर्बिटल से इनका साइज बढ़ता जाएगा, राइट। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सब सेल के अंदर, जिनको px, py और pz से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल एनर्जी में इक्वल होते हैं। इनको हम केमिस्ट्री में डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजनरेट, इक्वल इन एनर्जी। अब प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन 3 पी ऑर्बिटल है, मान लो एक को नाम दे दिया px, एक को नाम दे दिया py, एक को नाम दे दिया pz। तो इन तीनों में से किसी में भी इक्वल ईज से एंटर कर सकता है। अगर कहीं भी आपने ये लिखा 2p1 यानी p में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें भी उतनी ही आसानी से आ सकता है, इसमें भी उतना ही आसानी से आ सकता है, इसमें भी उतना ही आसानी से आ सकता है। ध्यान रखना, अगर कोई स्टूडेंट 2p1 को यहां लिख देता है तो भी राइट है, यहां भी लिख देता है तो भी राइट है, यहां भी लिख देता है तो भी राइट है। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होंगी भाई, जिससे मान लीजिए बहुत सारे जगह केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, राइट। इंडिया में भी पढ़ रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी पढ़ाया जा रहा है। अभी सभी लोग कोई इलेक्ट्रॉन को पहले को यहाँ फिल करे, कोई यहाँ फिल करे, कोई यहाँ फिल करे, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कहा गया भाई आप लोग फिल करोगे सिमेट्रिकली। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करने का नंबर आएगा आप यही फिल करोगे, ठीक हो गया। लेकिन केमिस्ट्री क्या कह रही है कि आप कहीं भी फिल कर सकते हो, राइट। लेकिन फिल आपको कहां करना है? फर्स्ट में ही करना है। ये ध्यान रखना है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगी तो पहला इलेक्ट्रॉन आपको जब पी के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बॉक्सेस बनाए जाएंगे तो पहले में ही करना है। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, वो फिर सोचता है कि ये लो एनर्जी का होगा, हाई एनर्जी का। नहीं, पी के 3 ऑर्बिटल, तीनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। इलेक्ट्रॉन कैन ईज एंटर विद इक्वल ईज इन ऑल दीज 3 पी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन इन तीनों पी ऑर्बिटल में बराबर आसानी से एंटर कर सकता है।
लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन की फील्डिंग की बात करेंगे सबसे पहले हम 1 में करेंगे, फिर उसके बाद अगले रूल्स में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लियर है? ओके, सो दीज रिप्रेजेंट टू ए डंबल शेप। और अगर आप एनर्जी को लेकर बात करते हो तो आप सबको पता है कि इस एल से ज्यादा एनर्जी एल, एल से ज्यादा एम और एम से ज्यादा एन। फिर आप बात कीजिए, ये तो सेल हो गया, ऑर्बिटल्स की एनर्जी को लेकर बात करते हो, एस ऑर्बिटल 1s 2s और 3s, किसी को भी डाउट नहीं, तीनों ही ऐसे हैं। फर्स्ट सेल में मौजूद एस ऑर्बिटल से ज्यादा, सेकंड सेल में मौजूद उसकी ज्यादा है, और उससे ज्यादा थर्ड सेल में मौजूद एस ऑर्बिटल की। अगर आप p के बारे में बात करते हो तो फिर वही है, फर्स्ट सेल में p नहीं होता तो 2p 3p और 4p, बिल्कुल वही ट्रेंड चलता जाएगा। और p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं px py और pz, तीनों ही डिजनरेट हैं, मतलब तीनों की ही एनर्जी एक दूसरे के इक्वल है। दिस इज अनदर सिंपल पॉइंट, राइट? एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होता है, लेकिन p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। उसकी डायरेक्शन ही ये तय करती है कि उसको आप क्या नाम दोगे। वो एक्स एक्सिस क्या लोग होगा, पी एक्स नाम दोगे, वाई एक्सिस क्या लोग होगा, पी वाई नाम दोगे, जेड एक्सिस क्या लोग होगा, आप उसको क्या नाम दोगे, पी जेड नाम दोगे। क्लियर हो गया पॉइंट? इलेक्ट्रॉन की एंट्री करना हो तो इक्वल ईच से किसी में भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग फीलिंग करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले में ही डालेंगे। दैट्स अनदर पॉइंट। क्लियर हो गया? उसके बाद मामला आता है भाई आपका शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की शेप, राइट? डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में हम बात करें तो जहां पर L की वैल्यू 2 होती है, राइट, वहां M की वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2। इसका मतलब D सबसेल 5d ऑर्बिटल से मिलकर बना है। पॉइंट इज क्लियर? P सबसेल 3p ऑर्बिटल से मिलकर बना है, S सबसेल एक s ऑर्बिटल से मिलकर बना है। पॉइंट इज क्लियर? सो दीज आर 5d ऑर्बिटल्स, राइट? और 5 जो d ऑर्बिटल हैं उनको थोड़ा समझने के लिए ये मान लीजिए हमने x और y ड्रॉ कर दिया और ये आपका z है। इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि x यहां दिखा दिया, अभी थोड़ी देर पहले z दिखा रहे थे, ये सभी एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और जब कोई 2-3 चीजें एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री है, तो किसी को कहीं दिखाइए। सिमेट्री के लिए हम बहुत बार ऐसा करके चलेंगे आगे के चैप्टर्स में कि इसको हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे जेड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कहीं भी दिखाइए आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग कि भाई एक्स एक्सिस यही करना है या वाई एक्सिस यही करना है। नहीं, ऐसा कोई कंक्रीट रूल नहीं है, जिसको जो कहो मेंशन करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले एक्स ऊपर दिखा रहे थे वाई नीचे। आप दिखाइए, आपको किसी ने नहीं रोका, एक्स वाई और जेड, और आप यहाँ पर ये दिखाकर इसे पी एक्स लिखिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर है पॉइंट? आप लोग लिखिए, इसको आपने x लिखा है, आप इसको पी एक्स लिखिए, आप लोग यहाँ पर इसको पी वाई लिखेंगे। क्लियर पॉइंट? बिकॉज ऑल दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर इज नो डाउट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको एक बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हम लोग दिखाएंगे। ओके, सो डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए एक्स और वाई, जेड दिखा देंगे बीच में। अगर डी ऑर्बिटल जो शेप में डबल डंबल शेप होता है, उसके जो दोनों डंबल्स होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हो, तीसरा फिर जेड दिखा दीजिए, तो उसको आप नाम दोगे डी एक्स वाई। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल डी एक्स वाई। बिल्कुल इसी तरीके से वाई और जेड के बीच में हो तो आप इसको डी वाई जेड नाम दोगे, राइट? और यहां पर आप एक्स रिप्रेजेंट कीजिए। तीसरा, अगर आप जेड और एक्स दिखाइए और इनके बीच में दिस इज अनदर एरो, एक्स और जेड हो गया, ये वाई है। सो एक्स और वाई के बीच में डी एक्स वाई, वाई और जेड के बीच में
dy z, z और x के बीच में dzx, राइट। अगला देखिए ध्यान से, जो चौथा ऑर्बिटल है d का, उसमें x और y के बीच में नहीं, x और y के ऊपर लोब्स को रिप्रेजेंट किया गया है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लिखने का तरीका है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी दोनों लोब्स x के ऊपर हैं और दोनों ही लोब y के ऊपर हैं। xy, और आपसे पूछ ले dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या फर्क है, तो बस आप इतना ही फर्क बताओगे भाई कि dxy में जो लोब्स होते हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में होते हैं, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लोब्स होते हैं आपके डबल डम्बल के, वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो x और y के ऊपर मौजूद होते हैं। आपसे पूछा कि भाई dxy और yz में ज्योमेट्रिकली क्या डिफरेंस है, तो आप एक बार देखिए, इसको 45 डिग्री रोटेट कीजिए एक्स वाई को, यानी इस डंबल को यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो ये लोग 45 डिग्री पर रोटेट करते ही किस में आ जाएगा ये, और इसको 45 डिग्री रोटेट करते ही किस में बदल जाएगा। तो dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिर्फ रोटेशन का फर्क है, स्पेस में जो उनका रोटेशन है वो डिफर करता है, राइट। एंड द लास्ट डी ऑर्बिटल दैट इज dz स्क्वायर, दिस इज अनदर dz square. Point is clear? So dz square is represented as, it is z axis, एक लोब z के ऊपर और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग। दिस इज द शेप ऑफ द फिफ्थ d orbital that is represented by dz square. So there are total 5 d orbitals named as dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और फर्क xy, x और y के बीच में लोब्स, yz y और z के बीच में लोब्स, zx z और x के बीच में लोब्स, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x और y के ऊपर लोब्स, और dz स्क्वायर z के ऊपर एक लोब और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग। इस तरह से 5 d ऑर्बिटल की शेप। और फिर से ध्यान दीजिए, ये पांचों d ऑर्बिटल एनर्जी में इक्वल होते हैं। These all 5 d orbitals are equal in energy. कौन से? जैसे यहां लिखा था px, py और pz, इसी तरीके से dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. All 5 d orbitals are degenerate orbitals. Degenerate किसको कह रहे हैं भाई? जिसकी एनर्जी इक्वल होती है, राइट। तो पांचों डी ऑर्बिटल एनर्जी में इक्वल है। इलेक्ट्रॉन के एंट्री करना हो तो किसी में भी इक्वल ईच से इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। और एफ की जो शेप होती है वो डिफ्यूज्ड शेप होती है, उसके बारे में हायर क्लासेज में ही पढ़ोगे, आप लोगों को 11th 12th में उसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब तक का हमारा पॉइंट क्या क्लियर हुआ? पॉइंट ये क्लियर हुआ भाई, एनर्जी को लेकर अच्छे से क्लियर कर लीजिए। L is equal to 0 S subcell, M is equal to 0 1 orbital, right, spherical, okay, L is equal to 1, that is P subcell। अब P subcell में M की वैल्यू -1 0 और +1 तीन ऑर्बिटल से मिलकर बना है px, py और pz, राइट। सो px, py और pz, ठीक है। ये तीन p ऑर्बिटल इकट्ठे होते हैं, आप उसको p सबसेल नाम दीजिए। नेक्स्ट वन इज L इज इक्वल टू 2, दैट इज d सबसेल, और d सबसेल है m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, और ये आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं। These are 5 और नेम इन 5d ऑर्बिटल का dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी शेप जो है वो आपको किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझने में बड़ा हेल्प करेगा। अगर आप शेप समझ पाओगे तो फिर आप इनकी ज्योमेट्री को अच्छे से स्टडी कर पाओगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके।
अब मामला आता है भाई वापिस हम उसी टॉपिक पर पहुंच रहे हैं जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था, एंड दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है वन ऑर्बिटल दैट इज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन and must opposite spin, must opposite spin, this is a point, right? अब मामला आता है कि भाई एक ऑर्बिटल है तो s सबसेल वन ऑर्बिटल, राइट, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल 3 ऑर्बिटल px py और pz, सो 3 ऑर्बिटल, सो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, d सब सेल एंड अगेन d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स, और 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से f सब सेल 7 ऑर्बिटल्स, राइट, और 7 ऑर्बिटल, सो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको पता होना चाहिए। और जब भी फिलिंग की बात आए 1s को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्बिटल बनाया। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। एक का स्पिन यू है तो दूसरे का यू नहीं हो सकता, दूसरे के स्पिन को आपको अपोजिट ही दिखाना पड़ेगा, राइट। आप लोग लिखने को यूं लिख सकते हो, इसमें गलत नहीं है, लेकिन ऐसा लिखोगे नहीं जैसा पिछले पॉइंट पे बात किया था। सिमेट्री के लिए पहला इलेक्ट्रॉन आपको अपवर्ड ही दिखाना है और दूसरा डाउनवर्ड ही दिखाना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एक मोशन एक तरह से नहीं होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के अलोंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है। तो एक मोमेंट पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो अगले ही मोमेंट पे वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाना, राइट। तो जब भी आपको फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ये रूल के अनुसार सही है, लेकिन सिमेट्री के अनुसार गलत है, ध्यान रखना। और ये रूल के अनुसार ही गलत है, ये भी रूल के अनुसार ही गलत है, ये भी रूल के अनुसार ही गलत है, राइट। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट होती है, इनकी सेम है। 2 इलेक्ट्रॉन ठीक है, लेकिन दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन ठीक है, लेकिन इसमें गलत, इसको गलत नहीं कह सकते, ध्यान रखना, ये रॉन्ग नहीं है, बस ऐसा लिखेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो आप एक्सपेक्ट करिए कि एग्जामिनर आपको ऐसा लिख के देगा नहीं, राइट, और लिख के देगा तो फिर ये सही है, इसको गलत नहीं कह सकते, हो गया। और यही मामला आपका 1s इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। तो हम लोग सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स के बारे में समझ पाए हैं काफी चीजें। तो अब के नॉलेज के आधार पे आप लोग बोहर और इन सब इंफॉर्मेशन को मिक्स करते हो तो आप लोग इसे न्यूक्लियस के लिए ये 1s है, सॉरी फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। इस तरीके से आप लिखेंगे। फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल 1s, सेकंड सेल में 2 सबसेल 2s और 2p, थर्ड सेल में 3 सबसेल 3s 3p और 3d, और फोर्थ सेल में 4 सबसेल 4s 4p 4d और 4f। अब मामला आता है भाई, सबसेल क्लियर है। सबसेल के तुरंत बाद जो 1s है उसमें सबको पता है एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर पॉइंट। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि s सबसेल एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, सो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 ही तो होता है सेकंड सेल में ज्यादा, राइट। थर्ड सेल s सबसेल एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन,
p सब सेल 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, d सब सेल 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, 10 6 और 2, then there are 18 electron with her, right? And in the next 4 s सब सेल 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p सब सेल 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d सब सेल 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f सब सेल 7 ऑर्बिटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन. So again these electrons are collectively write as 32 electrons in the fourth cell. So this is the simple representation about एटम जो बोहर साहब ने कहा था, और वो क्या रिप्रेजेंट किया था 2 8 18 32. ठीक है, और अब हम इसके तुरंत बाद फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फीलिंग. बोहर साहब तो कह रहा था भाई पहले फील कीजिए फिर अगले में जाइए फिर अगले में जाइए, लेकिन आपने देखा था कि आपके ऑब्जेक्शंस यहीं से शुरू हो गए थे. जब सोडियम लिखा तो आप उसने 281 लिखा, पहला फिल किया 8 वाला फिल किया अगला इलेक्ट्रॉन गया. लेकिन जब पोटेशियम लिखा आपने तो उसे आपने 2881 लिखा, मतलब पहला फिल किया दूसरा फिल किया तीसरा बिना कंप्लीट किए ही आपने चौथे में इलेक्ट्रॉन भेज दिया. तो आखिर ये चीजें कैसे हो गई, इन चीजों को समझने के लिए अब हमें कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने हैं. तो हमारे दो अगले टॉपिक ऑफव्यू प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इन सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम्स के अंदर कैसे होती है. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज तक आप सेल के टर्म में समझते आए थे, वो अब आप सब सेल के टर्म्स में पढ़ोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s है फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 2s और 2p है, थर्ड सेल में 3s 3p और 3d है, फोर्थ सेल में 4s 4p 4d और 4f है. तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में तो क्लियरली पढ़ लिया था, लेकिन सब सेल्स में किस तरह से होता है, पहले किस में होगा फिर किस में होगा फिर किस में होगा, इन चीजों को समझने के लिए आपको दो बेसिक्स रूल पढ़ने हैं. एंड दीज टू रूल्स आर ऑफव्यू प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. नेक्स्ट क्लास में इस पॉइंट पे बात करेंगे. ओके.